अब तक तो आप सभी मुझसे परिचित ही हो चुके हैं। मैं हूं सर्वेश यादव और मैं आपको जीएस पढ़ाता हूं। पर दोस्तों, मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आप उतनी मेहनत कर नहीं रहे हैं अपने लिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों, आप भी उतनी ही मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो सफलता मिलेगी नहीं। और कछुए और खरगोश की कहानी तो आप सभी ने सुनी है दोस्तों, कि अगर कछुए और खरगोश में दौड़ हुआ तो जीत कछुए की हुई, क्योंकि वह निरंतर जुड़ा रहा। अपने प्रयासों को कभी उसने निगलेक्ट नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। तो आप भी अपने प्रयासों से भागिए मत दोस्तों। असफलताएं जरूर हैं, पर सफलता तो मिलेगी, और वो भी निरंतरता बनाए रखने से बनेगी। तो दोस्तों, संविधान का टॉपिक चल ही रहा है, तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा के जाऊँगा, मेरा दावा है, कोई बताया नहीं होगा आपको। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं जो भी देके जाऊँगा दोस्तों आपको, वो सबसे बेहतर ही होगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, पूरा लाभ उठाएं, एक एक शब्द का लाभ उठाएं, क्योंकि जो मैं बोलता हूं दोस्तों वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वह है संसद। हम आज संसद के बारे में पढ़ेंगे कि संसद की संरचना कैसी है, संसद के कितने अंग हैं, और संसद का महत्व क्या है दोस्तों, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी करेंगे बस एक वीडियो में। और जो वीडियो ये है आपके लिए इतनी हेल्पफुल है दोस्तों, कि अगर एक बार आपने इसको पूरा देख लिया तो फिर आप जीवन में कभी संसद का प्रतिरूप नहीं भूलेंगे कि संसद की संरचना कैसी है, संसद के अंग कितने हैं। ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक संसद की तरफ। तो बता दें दोस्तों कि जो संसद का जिक्र है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 में है, यानी कि आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में यह बताया गया है कि संसद की संरचना कैसी होगी और संसद के कितने अंग हैं। तो अनुच्छेद 79 में जो संसद के अंग बताए गए हैं दोस्तों, वो 3 अंग बताए गए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न रह चुका है अब तक यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का और यूपी जैसे एग्जामिनेशंस का सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस रह चुका है दोस्तों इस टॉपिक से, क्योंकि संसद बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए संसद के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। संसद के कुल 3 अंग बताए गए हैं अनुच्छेद 79 में। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट विच लेट्स वी लर्न। पहला जो बताया गया दोस्तों, वो बताया गया है लोकसभा। लोकसभा से आप सभी परिचित होंगे, इसको प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो पार्ट बताया गया है संसद का, वो बताया गया है राज्यसभा। पहला है लोकसभा, दूसरा है दोस्तों राज्यसभा, और तीसरा जो बताया गया है अंग, वो बताया गया है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 79 में जो संसद की संरचना है दोस्तों, उसके आधार पर बताया गया है कि संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग। पहला अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है दोस्तों राष्ट्रपति। तो आइए देख लेते हैं किस अनुच्छेद में संसद के किस अंग को रखा गया है और व्याख्यात किया गया है। तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को रखा गया है आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 में रखा गया है हमारा लोकसभा। राज्यसभा को रखा गया है आर्टिकल 80, यानी कि अनुच्छेद 80 में रखा गया है दोस्तों। और राष्ट्रपति को तो आप सभी जान चुके हैं, क्योंकि मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है दोस्तों। जब मैं संघ की कार्यपालिका पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 52 में यह बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह देश का प्रथम नागरिक होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात का कि यह टॉपिक आपका पूरा डिस्कस हो चुका है। मैंने 52 से लेके 78 तक संघ की जो कार्यपालिका है उसका पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां से जाके संघ की कार्यपालिका की पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है संसद को लेकर। तो संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में पूरा वर्णन किया गया है, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है, और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति का टॉपिक तो पहले से ही क्लियर हो चुका है दोस्तों। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का पद कैसे सृजित होता है, निर्वाचन कैसी होती है, या कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, उसको शपथ कौन दिलाता है, ये सारी चीजें पिछली वीडियोस में डिस्कस की जा चुकी हैं दोस्तों। जो संघ की कार्यपालिका थी उसमें पूरा विस्तृत हो चुका है। आइए देखते हैं अब लोकसभा में कौन कौन से घटक हैं दोस्तों, और लोकसभा का प्रतिरूपण कैसे किया जाता है, लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है, लोकसभा में सदस्यता पाने के लिए अहर्ताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, उन सब पे एक नज़र हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अब प्रचलित नाम की बात कर लेते हैं।
लोकसभा को किन नामों से जाना जाता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन, और इसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब नोट्स बनाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? प्रथम सदन व निम्न सदन। अब बात करते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष वो कौन होते हैं? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वह सदन के उसी सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। सदन में जितने भी सदस्य मौजूद होते हैं, उन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिए सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा ही चयन होता है, सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि जो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं दोस्तों। तो वर्ष 1976 में जब अधिनियम बनाया गया था लोकसभा और राज्यसभा में सीटों को लेकर 1976 में, तो अधिकतम सीटों की जो संख्या निर्धारित की गई थी दोस्तों वह 552 निर्धारित की गई थी। पर वर्तमान में आप सभी को पता है कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में जो सीटें हैं दोस्तों लोकसभा में, तो वर्तमान सीटों की संख्या आप नोट कर लीजिए। वर्तमान सीटों की संख्या है 545। इतनी चीजें क्लियर हैं दोस्तों? वर्तमान में लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वह है 545, जबकि जो अधिकतम सीटें निर्धारित की गई थी वर्ष 1976 में वो 552 की गई थी। और यह संख्या कब तक अपरिवर्तित रहेगी दोस्तों? तो वो भी जान लीजिए, वर्ष 2026 तक। कब तक? वर्ष 2026 तक इनके अधिकतम सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि इन 545 सीटों में से कितने लोगों का निर्वाचन किन किन स्थानों से किया जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछ लेता है दोस्तों कि जो वर्तमान में 545 सीटें लोकसभा में उपस्थित हैं वहां पे कितने सदस्यों का चयन कहां से किया जाता है? राज्यों से कितने लोगों का चयन होता है, कितने लोगों का संघ शासित प्रदेशों से होता है, या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन कितने लोगों का किया जाता है? तो इन पे हम एक दृष्टि देख लेते हैं दोस्तों कि किनका चयन कहां से किया जाता है। तो आपको बता दें कि जो 530 सीटें हैं 545 में, 552 में नहीं, वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? 545 दोस्तों। और इन 545 में से जो 530 सीटें हैं वो चुनी जाती हैं राज्यों से। जो भारत के 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों में से 530 लोग सदस्य के रूप में चुने जाते हैं लोकसभा में। बाकी जो 13 सीट बचते हैं उन 13 सीट पे संघ शासित प्रदेशों से लोगों को चुना जाता है। जो संघ शासित राज्य हैं भारत के, वहां से 13 लोगों का चयन लोकसभा में किया जाता है। और आपको पता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो 2। कितने लोगों का? 2 सीटों पर मनोनयन कर सकता है। किसका? आंग्ल भारतीयों का। अब आंग्ल भारतीय क्या होते हैं इसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा दोस्तों, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। मैंने जब आपको बताया है कि मैं संविधान का एक भी पोर्शन नहीं छोड़ूंगा, एक एक अनुच्छेद मैं आपको रटवा दूंगा दोस्तों। बस जुड़े रहिए मेरे साथ और जोड़िए लोगों को। 2 सीटों पे आंग्ल भारतीय चुने जाते हैं दोस्तों। अब देखिए 545 सीटों में से 530 सीटें राज्यों से होती हैं, 13 सीटें संघ शासित राज्यों से होती हैं और 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित की जाती हैं दोस्तों। तो इतनी चीजें क्लियर हो तो नोट कर लीजिए। नोट करते हुए चलिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। नोट करते हुए चलिए इनको। अब देख लेते हैं कि लोकसभा में अगर आपको सदस्य बनना है तो योग्यताएं क्या होती हैं। देखिए हमने स्टार्ट क्या किया है। लोकसभा किसमें है वर्णित? अनुच्छेद 81 में। नाम क्या है? प्रथम सदन, निम्न सदन। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो वह सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं। अब वर्ष 1976 के आधार पर लोकसभा में निर्धारित अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552। और यह कब तक अपरिवर्तित रहेगी? वर्ष 2026 तक। वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 545। और 545 सीटों में से 530 सीटें राज्यों से जाती हैं, 13 सीटें संघ शासित राज्यों से जाती हैं और 2 सीटें आंग्ल भारतीय को निर्धारित की गई है।
अब देख लेते हैं कि यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो फिर योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी एक अपनी योग्यता है, उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी एक योग्यता निर्धारित की गई है दोस्तों। इसी प्रकार यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए भी एक योग्यता निर्धारित की गई है। तो योग्यताओं पे एक दृष्टि हम देख लेते हैं। यदि आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो सबसे अनिवार्य चीज जो है दोस्तों वह यह है कि आप भारतीय हों। यानी कि जो भी लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है यह अनिवार्य रूप से है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि भारतीय नागरिक हो। जो सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों, यह नहीं कि कोई विदेश से आया और कहने लगा कि नहीं नहीं हमको तो लोकसभा की सदस्यता चाहिए, तो ऐसे केस में उसको लोकसभा का सदस्य थोड़ी बना दिया जाएगा। अरे भैया भारत की नागरिकता तो शो करो। तो भारत का नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो, पहली योग्यता। दूसरी जो योग्यता है लोकसभा में सदस्य बनने की वह है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब पता चले 19 साल के हुए नहीं, राजनीतिक चमक धमक बहुत अच्छा लग रहा है तो कहे नहीं नहीं हमको नेता बनना है, तो ऐसे थोड़ी नेता बन जाते थे हम। कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अब 25 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होगी तो कहाँ का नेता। पता चले जाके खाने पीने बैठ गए भैया और लोकसभा का माहौल ही खराब कर दिए, तो कहाँ से हम चुनेंगे अपने प्रतिनिधित्वकर्ता को। पहला कंडीशन भारतीय नागरिक हो, दूसरा 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी भ्रष्टाचार वाले पद पर ना हो दोस्तों, लाभ के पद पर ना हो, तभी वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है, अन्यथा वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य नहीं है। तो इतनी चीजें पहले क्लियर कर लीजिए। लोकसभा का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में। इसका जो प्रचलित नाम है वह प्रथम सदन या निम्न सदन है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन होते हैं तो उनका निर्धारण सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में? वर्ष 1976 के आधार पे जो अधिनियम बनाया गया था उसमें निर्धारित किया गया था अधिकतम सीटों की संख्या 552, जो वर्ष 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी दोस्तों। अब वर्तमान सीटों की संख्या है 545, और इन 545 सीटों पे जो चयन होता है लोकसभा सदस्यों का, तो 530 सीटों पे चयन राज्यों से किया जाता है, 13 सीटों पर चयन संघ शासित प्रदेशों से किया जाता है, और 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित होती हैं, जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गई इतनी चीजें। अब योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लाभ के पद पर ना हो। तो इतनी चीजें नोट कर लीजिए दोस्तों। हम बढ़ते हैं अब इसके निर्वाचन की तरफ कि इसका निर्वाचन किस आधार पे किया जाएगा, या जो 2 आंग्ल भारतीय हैं इनका मनोनयन कौन करता है, किस आधार पे करता है। तो ऊपर से मिटा दे रहे हैं दोस्तों, नोट करते हुए चलिए। जो बता देंगे वो कोई बताएगा नहीं दोस्तों, पर इसके लिए जरूरी यह है कि आप लगातार लोगों को जोड़ते रहिए हमारे साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों को जोड़ेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहेंगी। प्रतिदिन आपको कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मिल रहा है दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी वीडियोस को बिना स्किप किए पूरा देखने की कोशिश करिए। थोड़ा सा देख के आगे बढ़ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, टॉपिक क्लियर नहीं होगा, और फिर कहेंगे सर तो पढ़ाए थे पर आया कुछ नहीं। पर सर वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आएगा दोस्तों, ये बात मान के चलिए, क्योंकि यही चीज़ें आपको सफलता दिलाएंगी। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन की, कि निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है या निर्वाचन कौन करता है। तो आप सभी को पता है सांसद पद के चुनाव के लिए क्या होता है, आप स्वयं चुनाव करने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, या गुपचुप तरीके से कर लिया जाता है। जल्दी बताएं दोस्तों, निर्वाचन कैसे किया जाता है। तो एक बात जान लीजिए, जो सांसदों का निर्वाचन होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों, वह जनता के द्वारा किया जाता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। पहली चीज कि जो लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है दोस्तों, वह जनता के द्वारा होता है, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको बताया ना, 2 लोग रहते हैं लोकसभा में, एक तो संघ शासित प्रदेश से, वो भी निर्वाचित होके आएंगे, राज्यों से जो 530 सीटें जाएंगी वो भी निर्वाचित होके जाएंगी, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय जो सीटें हैं वह आरक्षित हैं, उन पे मनोनयन किया जाता है।
राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन लोकसभा में किया जाता है, जिसका पूरा विवरण आपको आर्टिकल 331 में अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीयों के प्रावधान का पूरा विवरण प्राप्त हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के मनोनयन पर राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन, 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन। आर्टिकल भी नोट करते हुए चलिएगा, पूछा जाता है दोस्तों। आर्टिकल है 331 अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के आधार पर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है दोस्तों। और यही अगर राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति का मतदान करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग नहीं करते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, यही जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि सदन में जितने भी सदस्य मौजूद होते हैं वो सब मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो कभी भी प्रतिभाग नहीं करते हैं। तो इन चीजों को क्लियर करते हुए चलिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा, विश्वास मानिए। बस जुड़े रहिए साथ में और लोगों को जोड़ते रहिए। तो निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा में? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन अनुच्छेद 331 के आधार पर दोस्तों। अब देख लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आप सभी को पता है कि कार्यकाल कितने वर्षों का होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा है, जनता की सभा है, जनता जिसको चुनती है, जिस सरकार को चुनती है, कितने वर्षों के लिए चुनती है? 5 वर्षों के लिए। और यदि जनता के द्वारा इनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जा रहा है तो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा कितने वर्षों के लिए होगा? स्वाभाविक सी बात है, 5 वर्षों के लिए। कार्यकाल 5 वर्षों के लिए। इतनी क्लियर है चीजें। अब दूसरा देखिए, अब यह भी होता है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। इसका भी विवरण दिया गया है आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 में यह बताया गया है कि यदि राज्य की जो स्थिति है वह चलायमान नहीं है, या बाह्य आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह हो गया, इस केस में अगर सदन चलाए जाने योग्य नहीं है तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। और लोकसभा को भंग करने की वजह से इसे एक और प्रचलित नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो भी जान लीजिए, बहुत ही काम की चीज है ये, अस्थायी सदन। इसको अन्य नाम से जाना जाता है अस्थायी सदन, यानी कि इसका विघटन कभी भी किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है अस्थायी सदन। यानी कि हम दूसरा पॉइंट कार्यकाल में रख सकते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सदन का विघटन या सदन को भंग करना। इसका जो विवरण मिलेगा वो आपको कहां मिलेगा? आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 में मिलेगा दोस्तों। 5 वर्षों के बाद यह स्वतः विघटित हो जाएगा, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा इन सदस्यों का चयन किया गया है दोस्तों, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। तो 5 वर्षों के बाद जो लोकसभा का कार्यकाल है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः विघटित हो जाएगा। या फिर मंत्रिपरिषद सलाह दे तो राष्ट्रपति उस सदन की कार्यवाही को भंग कर सकता है, जिसका विवरण आपको कहां से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? आर्टिकल 85 से। इतनी चीजें क्लियर हैं। एक बात और जान लीजिए, जो कार्यकाल के संदर्भ में बताया जाता है दोस्तों, यह भी बताया जाता है, जैसे यह प्रावधान है कि यदि आपातकाल की स्थिति देश में है तो लोकसभा की कार्यवाही को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकालीन स्थितियों में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, आपातकाल के समय सदन का कार्यकाल, आपातकाल के समय सदन का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
कार्यकाल क्या हो गया दोस्तों, 5 वर्षों के बाद स्वतः विघटित हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग किया जा सकता है, जिसका विवरण अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अगला बताया गया है कि आपातकाल के समय सदन की जो कार्यकाल है या कार्यवाही है वो अगले 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो इतनी चीजें नोट कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से नोट करिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोकसभा के कार्य क्या है व शक्ति क्या है, कि किन किन कार्यों को यह कर सकती है और कैसे शक्ति इनको प्राप्त है दोस्तों। तो आइए एक नजर उस पर भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारा लोकसभा समाप्त होता है तो हम राज्यसभा की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बस जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों वो एग्जामिनेशन में हर हाल में आना ही आना है। तो लापरवाही करने से बेहतर है कि पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ही तो समय लगेगा। वीडियोस को पूरा देखिए और लाभ उठाइए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, इतनी चीजें कोई बताता नहीं है, पर मैं निःशुल्क ले आया हूं, तो पूरा लाभ उठाइए, पीछे मत हटिए, इससे बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। तो आइए देखते हैं कार्य व शक्ति। तो लोकसभा का कार्य क्या है, सीधे सीधे बताइए, लोकसभा का कार्य क्या होता है दोस्तों। लोकसभा का कार्य है विधेयकों को पारित करना। कोई भी विधेयक होता है वह लोकसभा में ही क्या होता है, पारित होता है। तो विधेयकों को पारित कराना। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कार्य और शक्तियों में दोस्तों, वो भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गौर की चीज है। पूछा जाता है कि धन विधेयक पर किसका एकाधिकार होता है, यानी बिना रुके टुके कोई भी अधिनियम बना देना धन विधेयक पर, यह किसके हाथ में है या किसके उत्तरदायित्व के अंतर्गत आता है। तो यह आता है लोकसभा के अंतर्गत, और लोकसभा का धन विधेयक पर पूरा का पूरा एकाधिकार होता है। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है दोस्तों। धन विधेयक पर एकाधिकार किसका, लोकसभा का। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि धन विधेयक पर किसका एकाधिकार है, तो लोकसभा का एकाधिकार है। इस बात को मिस मत करिएगा, एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पहला क्या कंडीशन हो गया, विधेयकों को पारित कराने का कार्य करता है लोकसभा। धन विधेयक पर एकाधिकार किसका है, लोकसभा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, वो भी जान लीजिए, लोकसभा क्या करता है, यह मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बना देता है कि वह किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक बना सकता है जो देश हित के लिए हो, नागरिकों के हित के लिए हो, जनता के हित के लिए हो। क्योंकि मंत्रिपरिषद की ही कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, लोगों के बीच में रहती है, उनकी बातों को सुनती है। इसीलिए जो हमारी लोकसभा है वह मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाने का कार्य करती है दोस्तों। यानी मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाना, कि मंत्रिपरिषद जनता के बीच में रहे, उसकी समस्याओं को सुने और उस पर एक अच्छा अधिनियम या एक अच्छा विधेयक लेकर आए। तो दोस्तों यह लोकसभा का पूरा विवरण था। लोकसभा का विवरण किसमें मिलता है, अनुच्छेद 81 में मिलता है। नाम है निम्न सदन, अस्थायी सदन और प्रथम सदन। सीटों की संख्या कितनी निर्धारित है, अधिकतम सीट है 552। वर्ष 1976 अधिनियम के आधार पे 2026 तक ये अपरिवर्तित रहेगी। वर्तमान में सीटों की संख्या है 545, जिसमें 530 सीटें कहां से आती हैं, राज्यों से, 13 सीटें संघ शासित प्रदेशों से और 2 सीट पे आंग्ल भारतीय होते हैं। कार्यकाल भी आपने देख लिया कि 5 वर्षों बाद स्वतः विघटित हो जाता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग कर सकता है लोकसभा को। इतनी चीजें हैं। या आपातकाल की स्थितियां हो तो क्या होता है, 1 वर्ष के लिए सदन की कार्यवाही को बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल होगा, योग्यता पता ही है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण करना जरूरी है और लाभ के पद को नहीं धारण करना है, तभी आप लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं दोस्तों। अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो हम राज्यसभा की तरफ बढ़े। आइए राज्यसभा की तरफ भी बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले राज्यसभा में क्या जानेंगे, राज्यसभा में ये जानेंगे कि राज्यसभा का प्रचलित नाम क्या है। तो राज्यसभा का प्रचलित नाम तो आप सभी जानते हैं। यदि लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे तो राज्यसभा को क्या कहेंगे, उच्च सदन। यदि लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है तो फिर राज्यसभा को द्वितीय सदन। यदि लोकसभा को अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है तो राज्यसभा को किस रूप में जानेंगे, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन। 3 चीजें आपकी क्लियर हुई। इसके प्रचलित नाम क्या क्या है, उच्च सदन, द्वितीय सदन और अस्थायी सदन।
चीजें बहुत छोटी हैं पर बहुत काम की हैं दोस्तों। आइए, हमने नाम के बाद क्या देखा था, अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के बारे में देखा था कि अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, राज्यसभा में होते हैं सभापति व उपसभापति। इस बात को ध्यान रखिएगा, शब्दों का बहुत बड़ा खेल है आपकी राज्य व्यवस्था में। यदि आप शब्द समझ गए दोस्तों तो राज्य व्यवस्था तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का जो चयन होता है वह सदन के सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार राज्यसभा में जो सभापति व उपसभापति होते हैं उनका भी चयन इसी प्रकार किया जाता है। कैसे? सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा, सदस्यों में से सदस्यों के द्वारा। इतनी चीजें क्लियर है दोस्तों। सभापति व उपसभापति कहां से चुने जाते हैं? सदन के सदस्यों में से उन्हीं सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों। इतनी बातों को क्लियर करते हुए चलिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन रखेंगे तो दिक्कत होगा। अब बढ़ते हैं सीटों की तरफ। तो अधिकतम सीटें कितनी हैं? वर्ष 1976 में जो अधिनियम लाया गया था उस आधार पे अधिकतम सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? पढ़ा तो आपने बहुत कुछ होगा, तो जल्दी से जवाब दीजिए। दिमाग में बन गया ना कितनी सीटें हैं? टोटल सीटों की संख्या है 250। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 250। अब जिस तरह से हमने लोकसभा में सीटों का वर्गीकरण किया दोस्तों, उसी प्रकार से हम राज्यसभा में भी सीटों का वर्गीकरण करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कहां से कितने सदस्यों को लिया जाता है। तो इन 250 सीटों में से दोस्तों जो 234 सीटें हैं, कितनी? 234 सीट, यह कहां से जाएंगी? राज्यों से। लोकसभा में कितनी गई थी? 530 सीटें। राज्यसभा में कुल अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 234 सीटें कहां से हैं? राज्यों से है दोस्तों। इसमें से जो 3 सीट है वह दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जाएगा, दिल्ली से जाएगा। संघ शासित प्रदेश है ना दोस्तों। दिल्ली और पुदुचेरी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं राज्यसभा में दोस्तों। दिल्ली के 3 सदस्य ही राज्यसभा में जाते हैं और 1 सदस्य पुदुचेरी से जाता है, जिसको पहले पांडुचेरी के नाम से जाना जाता था, उसे अब पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। और पुदुचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होता है दोस्तों। और इसमें 12 जो सीट हैं उस पर मनोनीत किया जाता है 12 सदस्यों का, इस पे मनोनयन होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम सीटें हैं 250, जिसमें से 234 सीटें राज्यसभा से हैं, राज्यों से हैं, 3 सीटें दिल्ली से हैं, 1 सीटें पुदुचेरी से हैं और 12 सीटों पर होता है मनोनयन। मनोनयन कौन करेगा? लोकसभा में भी मैंने बताया किसने किया? राष्ट्रपति ने। तो राष्ट्रपति भी इन 12 सीटों पर क्या करेगा? मनोनयन करेगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं आगे बताऊंगा कि इन 12 सीटों पर मनोनयन किस आधार पे किया जाता है और किन किन क्षेत्रों से चुनकर 12 लोगों को राज्यसभा में भेजा जाता है दोस्तों। तो जुड़े रहिए बस और देखते चलिए कि क्या क्या माजरा है। बहुत मजा आएगा दोस्तों, मेरा दावा है आपके साथ। लेकिन अगर वर्तमान सीटों की संख्या की बात की जाए, ये तो अधिकतम सीट हो गए कि 250 सीटें राज्यसभा में हैं, जिसमें से 234 सीटें राज्यों से हैं, 3 दिल्ली से, 1 पुदुचेरी से और 12 सीटें मनोनीत। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? तो वर्तमान सीटों की संख्या है 245। वर्तमान सीट कितने हैं? 245। अब देख लेते हैं जो ये वर्तमान 245 सीटें हैं दोस्तों, राज्यों से कितने हैं, दिल्ली से कितने हैं, पुदुचेरी से कितने हैं और मनोनीत कितने हैं। तो आंकड़ा बस हल्का सा बदला है, चीजें वही हैं, आंकड़ा सेम वैसे है दोस्तों। जो राज्यों में 234 सदस्य हैं ना, वर्तमान में यही सदस्यों की संख्या 229 है। 229 राज्यों से हैं। बाकी सारे आंकड़े आपके वही हैं। 3 सदस्य आपके दिल्ली से हैं, 1 पुदुचेरी से हैं, पुदुचेरी से हैं और 12 का मनोनयन किया गया है। इनको तो बदल ही नहीं सकते क्योंकि राष्ट्रपति के हाथ में है ना, मनोनीत करेंगे वो
कुछ क्षेत्रों से। किन क्षेत्रों से करेंगे वो मैं आगे बताता हूं, अभी जस्ट बताऊंगा दोस्तों। तो देख लीजिए, वर्तमान सीटों की संख्या है राज्यसभा में 245, जिसमें से 229 राज्यों से हैं, 3 दिल्ली से हैं, 1 पुदुचेरी से हैं और 12 मनोनीत हुए हैं दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिटा दें, नोट करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि जब तक नोट नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। आइए अब देख लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। क्योंकि भैया सदस्य बनना है तो योग्यता तो रखनी पड़ेगी ना, कि बस झोला उठाएं और कहें नहीं नहीं हमको तो राज्यसभा का सदस्य बनना है, हमको दे दीजिए आप सदस्यता। तो ऐसा संभव है क्या? बिना मेहनत किए तो 2 टाइम का खाना नहीं मिलने वाला है, तो राज्यसभा के सदस्य कहां से बनेंगे? इसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आइए उन योग्यताओं पर एक नजर देख लेते हैं दोस्तों। योग्यताओं की बात की जाए, वैसे भी भारत में योग्यताएं बहुत हैं, उन्हीं योग्यताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए, ये तो आपको रट गया होगा दोस्तों। जो पहली योग्यता है, भारत का नागरिक हो, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा में कितनी चाहिए, कितने उम्र का बच्चा बन सकता है लोकसभा का सदस्य? 25 वर्ष का। और अब इनको बुजुर्ग कह सकते हैं ना, क्योंकि इनके पास जिम्मेदारियां होती हैं, ये बहुत समझदार होते हैं। तो 30 वर्ष की आयु पूर्ण हो, ऐसे लोगों को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। और तीसरा कंडीशन समान रहेगा लोकसभा के लिए। तीसरा क्या था, लाभ का पद ग्रहित ना करता हो या लाभ के पद पर ना हो, वही राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है दोस्तों। अगर इतनी चीजें क्लियर हो तो एक बार हम निर्वाचन की तरफ बढ़ते हैं। योग्यताएं क्लियर हैं? कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए, आपके सवालों का पूरा जवाब दिया जाएगा बिना हेजिटेशन के। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मुझे कॉल करके भी आप डिस्क्रिप्शन से पूछ सकते हैं, कि जो कंफ्यूजन हो वो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा आगे रहूंगा। आइए देखते हैं निर्वाचन। तो निर्वाचन यदि आपको लोकसभा का याद हो तो लोकसभा में बताया गया था कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। बस शब्द बदल गया दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। किस तरह से? अप्रत्यक्ष रूप से। करता कौन है? विधानसभा के सदस्य। तो नोट कर लीजिए, निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों इन चीजों को नोट करिए कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। दूसरा, 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति। 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किन क्षेत्रों से करेगा? तो 4 क्षेत्रों से। राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यसभा में, वह 4 क्षेत्रों से करता है। पहला जो क्षेत्र है वो है कला, आर्ट के क्षेत्र से सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन किया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा है दोस्तों कला के बाद, वह है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है वह है विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र से भी जो लोग अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है दोस्तों। आखिरी देखते हैं कि चौथा क्षेत्र कौन सा है, तो यह है समाज सेवा का क्षेत्र। समाज सेवा का क्षेत्र। आपको याद होगा कि रेखा जी को बनाया गया था, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, फिर सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया। तो इन लोगों का जो मनोनयन किया गया, ये लोग निर्वाचित होकर नहीं गए, मनोनीत होकर गए थे दोस्तों। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन किया गया था। कला के क्षेत्र से रेखा का और समाज सेवा के क्षेत्र से सचिन तेंदुलकर जी का
मनोनयन किया गया था। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है वह 4 क्षेत्रों से किया जाता है, कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से किया जाता है। और करता कौन है दोस्तों? तो इनका मनोनयन करते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। अब अगला देख लेते हैं, निर्वाचन हो गया तो कार्यकाल को देख लेते हैं दोस्तों कि कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल भी देखना जरूरी है ना, क्योंकि हमने तो पहले ही इसका नाम बता दिया कि इसका सदन कैसा है, अस्थाई है। और यदि सदन अस्थाई हो गया तो क्या यह कभी भंग हो सकता है? आप खुद सोच के बताइए। यदि सदन अस्थाई हो गया दोस्तों तो क्या यह कभी भंग होगा? जो हमेशा से परमानेंट है, जैसे पर्वत हमेशा से खड़े हैं, क्या उनको कोई धक्का मार के हिला सकता है? संभव नहीं है ना। हाँ, पर फावड़ा लेके जुट जाइए कि नहीं हमको तोड़ के रास्ता ही बनाना है तो बन सकता है। पर आज तक ऐसी स्थितियां आई नहीं कि राज्यसभा का विघटन हुआ हो या राज्यसभा को भंग कर दिया गया हो। ऐसा कभी कोई कुछ हुआ नहीं है, बस एक एग्जाम्पल ही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कार्यकाल तो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इधर ही होता है कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों वह 6 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना, अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगा। नोट कर लीजिए आप लोग, नहीं तो भूल जाएंगे। नोट करते हुए चलिए दोस्तों, मानते हैं बहुत तेज हैं पर नोट करेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी। अस्थायी सदन है, भंग नहीं होगा। अस्थायी सदन है, भंग नहीं होगा। इस बात को गाढ़ मान लीजिए कि यह स्थायी सदन है लेकिन भंग नहीं होगा। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए है? 6 वर्षों के लिए। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पे, हर 2 वर्ष पे इसके 1/3 सदस्य चले जाते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, उनका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। यह प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है दोस्तों। हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। ऐसा सिर्फ राज्यसभा में होता है, लोकसभा में ऐसा कोई लोचा नहीं है। आपने देखा ना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के बाद लोकसभा स्वतः विघटित हो जाती है या फिर मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इसके लिए 3 प्रावधान। इसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है, यह अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए इसको, कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब अंतिम जो टॉपिक है इसका कि राज्यसभा की कार्य व शक्तियां क्या होंगी। राज्यसभा के कार्य क्या होगा? वह राज्यसभा की जो है वो शक्ति, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होगा? भैया, घर का तो जो बागडोर होता है वो गृह मंत्रालय संभालता है, तो उसी प्रकार से राज्यसभा का कार्य क्या है? राज्यसभा क्या कार्य करेगी? क्योंकि राज्यसभा तो जिम्मेदार सदन है ना दोस्तों, तो जिम्मेदार है तो जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होंगी। कार्यकाल वैसे भी बड़ा है, देखिए सबका 5 वर्ष होता है, इसका कितने वर्षों का है? 6 वर्षों का है। कार्य व शक्ति भी देख लेते हैं। अब कार्य व शक्ति की बात करें तो पहला कार्य तो समान होगा, विधेयकों को पारित कराएगा, क्योंकि वही तो कार्य है राज्यसभा का। तो क्या करेगा? पहले विधेयकों को पारित कराएगा। तो पहला सबसे बड़ा काम नोट करते हुए चलिए, विधेयकों को पारित कराना पहला इंपॉर्टेंट कार्य हो गया, विधेयकों को पारित कराना। दूसरा कार्य क्या है? देखिए, जिम्मेदारियां हैं तो इसीलिए यह धन विधेयक को अपने पास 14 दिन के लिए रोक सकता है, जबकि लोकसभा पर धन विधेयक का पूरा एकाधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। राज्यसभा का हक तो है कि वह उसको 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन 15वें दिन उसे हर हाल में वह जो धन विधेयक होगा उसको पारित करना ही होगा, क्योंकि बस 14 दिन तक रोक सकता है। एक बार सलाह दे सकता है कि आप बदल लीजिए, पर 14 दिन के बाद अगर लोकसभा कोई सुधार नहीं करती है दोस्तों तो 14 दिन के बाद वो लागू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, विधेयकों को पारित कराना, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है।
इतनी शक्ति किसी की भी नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं है कि वह धन विधेयक को 14 दिन रोक दे। लेकिन राज्यसभा के पास यह शक्ति है कि वह धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिनों तक रोक सकता है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हैं। आइए आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, जो आखिरी शक्ति है, और यह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है राज्यसभा की। अभी तो अब तो आपने देखा विधेयकों को पारित कराना, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, लेकिन जो असली पावर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है राज्यसभा का, वो बताते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 और इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 249 और 312 पर एकाधिकार, 249 और 312 पर एकाधिकार। अब 249 में क्या है यह भी तो जानना जरूरी है, 312 में क्या है यह भी तो जानना जरूरी है दोस्तों, कि आर्टिकल 312 में और आर्टिकल 249 में क्या है। तो आर्टिकल 249 में यह बताया गया है कि जो राज्य की सूची होती है, मैंने आपको बताया ना सूची 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची पे कौन मसौदा तैयार करता है? राज्य सरकार बनाती है। लेकिन अनुच्छेद 249 का प्रयोग कर कर राज्यसभा राज्य सूची पर केंद्र का कानून बना सकती है। ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 249 का प्रयोग कर कर राज्यसभा राज्य सूची पर केंद्र का कानून थोप सकती है या केंद्र का कानून बना सकती है दोस्तों। और 312 में क्या है? अनुच्छेद 312 तो यूपीएससी वालों की वाह वाह करता है दोस्तों, ये जान लीजिए। अनुच्छेद 312 में बताया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होगा वह कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, चीजें नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी बेहतरीन चीजें कोई बताएगा नहीं, मेरा दावा है। आप कोई भी पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, पर जो मैं बता के जाऊंगा ना कोई भी नहीं बताएगा। अनुच्छेद 249 का प्रयोग कर राज्य सूची के मसौदे पर केंद्र का कानून बना सकती है कौन? राज्यसभा। पूर्ण एकाधिकार है राज्यसभा का 249 और 312 पे। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना किसका दायित्व है? राज्यसभा का। तो दोस्तों आपने देखा कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। कार्यवाह शक्तियों में विधेयकों को पारित कराना, धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, और क्या कर सकता है? अनुच्छेद 249 व 312 का प्रयोग करके अपने एकाधिकार की क्षमता का पूरा प्रयोग कर सकता है दोस्तों। तो जुड़े रहिए। आइए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक तो आपने जो पढ़ा वो भी सब इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ जान लीजिए गढ़ पूर्ति के बारे में। जैसे कि अगर किसी सदन की कार्यवाही चालू रखनी है सुचारू रूप से, तो कितने सदस्यों का होना जरूरी है सदन में, यह भी तो जानना आवश्यक है। अब पता चले कि सदन में सदस्य मौजूद ही नहीं है, तो क्या कार्यवाही चलाई जा सकती है सदन की? संभव नहीं है ना। तो आइए देख लेते हैं सदन में कितने लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये जान लीजिए, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलायमान बनाए रखने के लिए जो सदस्य की संख्या है सदनों में, उसके 1/10 सदस्य होने चाहिए। यानी कि 1/10 सदस्य रहेंगे तभी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी, अन्यथा नहीं बढ़ाई जाएगी। जैसे लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है 545, तो 545 के 1/10 सदस्य यदि लोकसभा में मौजूद होंगे तभी सदन की कार्यवाही चलाई जाएगी लोकसभा में, अन्यथा नहीं चलाई जाएगी। इसको करेंगे तो 54.5 आएगा, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके देखेंगे तो कितना? 55। यानी लोकसभा की कार्यवाही चलाए रखने के लिए कम से कम 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 245। इसका 1/10 निकालेंगे तो आएगा 24.5। तो 25 सदस्यों का होना जरूरी है ताकि सदन की कार्यवाही बनाई जा सके, चलाई जा सके। तो सदन की कार्यवाही चलाए रखने के लिए राज्यसभा में 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है और लोकसभा में 55 सदस्यों का होना अनिवार्य है। तभी इसी को कहते हैं गढ़ पूर्ति। याद रखिएगा, यह शब्द आपको बहुत बार मिलेगा एग्जामिनेशंस में कि गढ़ पूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। आपको आंकड़ा हमेशा यही मिलेगा, सदन के सदस्यों का 1/10 यही संख्या होगी। 1/10 सदस्य होंगे पूरे सदन के, तभी सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग
तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के क्षेत्र में कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इनके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना दोस्तों। तो आप सभी को पता ही होगा, पर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर लीजिएगा। और हाँ, ये बताइए कि सदस्य जो सदन होता है यानी कि संसद के कितने सत्र होते हैं जो चलाए जाते हैं। जैसे कि सदन की कार्यवाही चलाई जानी है ना, तो कितने सत्रों में की जाएगी। तो याद रखिएगा, संसद के जो कार्यवाही होती है वो 3 सत्रों में ही होती है। पहला सत्र होता है शीतकालीन सत्र होता है। दूसरा होता है बजट सत्र। अब ग्रीष्मकालीन मत बोल दीजिएगा, दूसरा होता है बजट सत्र, ठीक है। पहला होता है शीतकालीन सत्र, दूसरा होता है बजट सत्र, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, सभी को पता है, मानसून सत्र। ये 3 सत्र हैं जो संसद के द्वारा चलाए जाते हैं। इसी के द्वारा सदन की कार्यवाही निर्धारित करके चलाई जाती है, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और मानसून सत्र दोस्तों। तो यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, बताइएगा मुझे कि वर्तमान में लोकसभा का महासचिव कौन है। महासचिव कौन है, यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा का महासचिव कौन है। छोटी सी प्रश्न को देख लेते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। लोकसभा का अध्यक्ष, आज डेट 14 मई 2020, तो मई 2020 में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला जी हैं, ओम बिड़ला जी। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये भी आपकी क्लियर होंगे दोस्तों, एम थंबीदुरई जी, एम थंबीदुरई जी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं और उपाध्यक्ष एम थंबीदुरई जी हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा का सभापति वर्तमान में कौन है तो क्या बताएंगे, राज्यसभा का सभापति कौन है, तो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो मैंने संघ की कार्यपालिका का वीडियो डाला है दोस्तों, उसको जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी चीजें वहां पे मिलेंगी आपको। तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा और एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। संघ के कार्यपालिका में मैंने 52 से लेकर 78 तक के सभी चीजों को क्लियरिफाई कर दिया है। तो राज्यसभा का सभापति ही भारत का उपराष्ट्रपति होता है, निर्वाचन नहीं किया जाता उनका। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा के सभापति पद के निर्वाचन संबंधी, ठीक है। तो सभापति कौन है इस समय, वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी क्या है, राज्यसभा के सभापति हैं। और उपसभापति की बात की जाए तो क्या है, कौन है इस समय, राज्यसभा के उपसभापति कौन है दोस्तों, मैं ही बता दूं। हाँ, काहे मेहनत करना चाहेंगे आप लोग, हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, हरिवंश नारायण सिंह, ये हैं राज्यसभा में वर्तमान उपसभापति। और मैंने तीसरा जो संसद का अंग बताया था, राष्ट्रपति बताया था दोस्तों। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 जब मैंने संघ की कार्यपालिका में अपलोड ही कर ही दिया है, तो आप एक बार राष्ट्रपति का कार्यकाल सारी चीजें वहां से डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। तो आज जो संसद के 3 टॉपिक्स मैंने उठाए थे संसद के बारे में, अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र है, फिर 80 में आपका राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 52 में राष्ट्रपति है। ये सारी वीडियो पूरा संसद के बारे में कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सभी को नोट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिस तरह से आपने प्यार बनाए रखा है मुझ पे, वीडियोस को लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा है यही साथ और सहयोग आप बनाए रखेंगे। धन्यवाद।